आगे जाऊंगा डीएनए के आधार पर देश में हम लोग एक ही हैं। थोड़ा निर्णय है कटवा बोलने की आदत है। बहुत सारी बातें हुई उसके बाद मैंने 100 दिन डेढ़ का दिन शेयर कर दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने पर से जय भीम का घोष बुद्ध की धरती से, बाबा चौरवी की धरती से, ठाकुर की धरती से ये होगा। छोटू मान्य में कमर साहब ने हमारे राष्ट्रीय सीनियर हैं, इतनी सारी बातें आपको बताई कि वो सफल हो पाएंगे। लगता ही है ये जय भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, साथियों हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं और अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। साथियों हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। कल की परवाह भीम आर्मी के लोग नहीं करते दोस्तों, ये तो अपनी मुट्ठी में आज रखते हैं। पहले हमारे बुजुर्ग, मैं जानता तो नहीं हूँ, आए हैं और काशीराम साहब आज होते तो मुझे लगता है इनकी मूर्ति होते तो मुझे भी कहा भी गया साथियों ने कि उनको सम्मान जो है आप अपने हाथों से करें। आशीर्वाद बना करके रखिएगा, आशीर्वाद रहेगा तो बहुत नंबर है। अब 1-2 मिनट में व्यवस्था बना लीजिए, सब साथी बैठ जाए, शांति से बैठिएगा। सब साथी बैठ करके जो कैमरे आप चलाएंगे बैठ जाएंगे, वहां से वो करें, व्यवस्था बना। आवाज अगर हो 1000 नोट तो होते तो वहां तक भी जाएगी। ठीक है, सब लोग बैठे, व्यवस्था बना कर रखिएगा। तथागत गौतम बुद्ध, संतों में संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज, संत कबीर, गुरु नानक देव, महर्षि वाल्मीकि महाराज, गुरु घासीदास जी, महात्मा विश्वनाथ जी, या वो तमाम संत जिन्होंने भारत की सरजमीन पर पैदा होकर हम अछूतों के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया, हम अछूतों के उद्धार का काम किया, हमें मानवता सिखाने का काम किया, सामने वालों को मानवता बताने का काम किया। ऐसे प्रत्येक संत के चरणों में नतमस्तक होता हूँ, बार बार सलूट करता हूँ, नमन करता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज, आरक्षण के जनक साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, कारियार साहब, बिरसा मुंडा जी, आपके बिहार में जन्मे कर्पूरी ठाकुर साहब, जगदेव कुशवाहा साहब, मान्यवर काशीराम साहब, और जिसके कारण आज हमारा वजूद है, जिससे आज हमारी हैसियत है, जिससे हम बिहार में आके बोल पा रहे हैं, जिस ताकत शख्सियत के नाम से आज हम पूरे देश में खड़े हैं, जिस शख्सियत के नाम से हमें विश्व में जाना जाता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन सभी महापुरुषों को क्रांतिकारी सलूट करता हूँ, नमन करता हूँ। और जब तक जीवन है उससे पैदा हो। मेरा नमन है सभी को जिस जमीन ने तथागत गौतम बुद्ध को जन्म दिया। मेरा नमन है उस सभी को जहां से शिक्षा की ज्योति फूट करके पूरे विश्व में गई। मेरा नमन है उस सभी को जहां पर मान सम्मान और समानता का पाठ पूरे विश्व को पढ़ाया गया। मैं सलूट करता हूं सब साथियों को। बिहार में हमेशा अत्याचार हुए, बहुत अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। आज से नहीं हो रहा, बहुत दिनों से हो रहा है। यूपी में अत्याचार हुए हैं। जहां जहां जाता हूं, जहां भी अछूतों की बात आती है, वहां अत्याचार की लिस्ट पहले मिलती है। लेकिन कुछ जगह हम लड़ते हैं, बटते हैं, वहां हमारे ऊपर चीनी अत्याचारों का पता लगता है। बहुत सारी जगह है जहां हम लड़ते नहीं है, झगड़ते नहीं है, वहां हम पर हुए अत्याचारों को नहीं मानते। मैं शुक्रिया अदा करूंगा बिहार के उन तमाम साथियों का जिन्होंने यहाँ के मान सम्मान से बुलाया, इतना सम्मान दिया, बोलने का मौका दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया। एक भीम आर्मी के छोटे से कार्यकर्ता को
पूरा मान सम्मान दिया और कहा आइए हम आपकी बात सुनना चाहते हैं कि आप चाहते हैं। इसमें प्रमुख हमारे साथी दीपक सम्राट अध्यक्ष है जो सीमांत के। मैं बता दूं दीपक, मैं कभी भी किसी सभा में बहुत कम लोगों का नाम देता हूँ, मैं नाम किसी का नहीं लेता, ये मेरे अपने खुद सवाल है। हमारे साथी है फरहान अम्बेडकर जी, बहुत क्रांतिकारी साथी हैं। हमने कई बार उनको सुना तो पता लगा कि मान्यवर काशीराम साहब को जब मानने वाले से जबरदस्त लोग बिहार में हैं तो बिहार से हम लोगों को कोई बैक नहीं कर सकते। आचार्य रवि जी जो संचालन कर रहे हैं, माननीय नेमत आजाद खान साहब जिला महासचिव हैं, रवि रतन जी कोषाध्यक्ष, सुनील रंजन जी, भूपेंद्र भारती जी, दिलीप दिनकर जी, एहसान साहब जी, गजेंद्र बोध जी, अंगद जी, गणेश भाई जी और वो तमाम साथी को यहाँ पर आया हुआ है प्रत्येक गांव से, प्रत्येक जिले से, उसका मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। जब आप लोगों को सुन रहा था सोच रहा था कि क्या बोलूँगा, कोई कार्यकर्ता हूँ और अभी सीखने की प्रक्रिया में मैं खुद सीख रहा हूँ आप सब लोगों से। अब जैसे एहसान भाई बोले, हमारे सीनियर गार्डियंस हैं अमित तोमर साहब, बहुत लंबा जीवन आपसे में गुजारा और बहुत सारे प्रदेशों में मूवमेंट उठाई। अभी हिमांशु वाल्मीकि जी का नाम दिया जा रहा था जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है, यहाँ के चुनाव प्रभारी जिनको बनाया गया है, इनके विषय में बता दूँ। जिस समय लॉकडाउन था पूरी दिल्ली से अगर रात को 2 या 3 बजे कहीं से फोन को आ गया तो भैया भूखे हैं, तो 1 घंटे में कहीं से उन्होंने कुछ किया है, वहाँ व्यवस्था की जरूरत है। और सब जानते हैं पूरे देश में काम करने वाले लोग आगे यूपी बिहार और झारखंड के लोग सबसे ज़्यादा पूरे देश में काम करने वाले हैं। मोस्टली 60% लोग बिहार के दूसरी जगह काम करते हैं, अदर प्रदेशों में काम करते हैं। दिल्ली में पूरी मदद करने का काम किया, जो खुद कर सकते थे, जितनी ताकत से काम कर सकते थे किया। तो मैंने एक बार कहा भी भैया कोरोना वोरोना हो जाएगा मर जाओगे यार। जवाब इनका आता है कि भैया इतने सारे लोग लेट के घटना मर जाते हैं, इतने सारे लोगों को काट दिया जाता है, इतने सारे लोगों को मार दिया जाता है मेट्रो सिटी में, कि अगर कोरोना से मैं मरता हूँ समाज की सेवा करते हुए तो मैं जानता हूँ भीम मारने का कार्यकर्ता हूँ, पूरे देश में मुझे याद रखा ये तरीके से काम किया है। कुछ साथियों के सवाल आए, लगातार आगे बढ़ रहे थे, कहते थे नौसखिया लड़के क्या कर पाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक धूम थी माननीय काशीराम साहब को पढ़कर, बाबा साहब को पढ़कर, फुले साहब पेरियार साहब को पढ़कर, कर्पूरी ठाकुर साहब को पढ़कर एक धूम थी कि कुछ करना है, करके दिखाना है। तो कुछ साथियों ने कहा कि कैसे चलोगे, इतना बड़ा देश में कंपटीशन है, किस प्रकार से चल पाओगे। तो उस समय कोई जवाब नहीं था। आज जवाब है, आज जवाब है कि एमएन तोमर साहब जो 70 के आसपास होने जा रहे हैं, काम देख करके आकर कहते हैं कि अब मेरा आशीर्वाद तुम्हीं लोगों को मिलेगा जब तक जीवन है। भीम आर्मी पार्टी के नाम मैंने कार्य कर दिया है, पूरी ताकत से मैं दिखाऊंगा चला कर इस देश में। एहसान साहब आते हैं और अनेकों काशीराम साहब के किए गए कैडर आज भीम आर्मी में आकर शामिल हो जाते हैं, बिना बताए कैडर करते हैं देश के अंदर, एक लड़के को समझाने का काम करते हैं। दिल को सुकून मिला। आ जाइए, हमें भी सुना लीजिए, बात हो तो हम भी सुनेंगे। मन को सुकून मिला, फिर कोई कारवा बढ़ेगा, कारवा चलेगा। फिर कुछ साथियों ने कहा कि दलितों के जो नेता होते हैं बहुत जल्दी खड़े हो जाते हैं और बहुत जल्दी मिट जाते हैं। भ्रमण किया, सर्वे किया, संविधान जल जाए हमारे नेताओं को फर्क नहीं पड़ रहा है, रेप हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मर्डर हो जाए तो फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मन को लगाने बात तो हकीकत है। दलित नेता बिकेंगे, कटेंगे, मरेंगे, सब काम होगा। तो एक चीज और मन में बिठा ली कि भारत को तो छोड़ दीजिए, पूरे विश्व में कभी वो नोट नहीं बनेगा जो इन अम्बेडकरवादी लोगों को खरीद सके। ये मन में बिठाया। जब काम करना स्टार्ट किया था भाई चंद्रशेखर आजाद ने और हमने,
छोटे से क्षेत्र में काम करते थे, बहुत ज्यादा बड़ी नॉलेज थी, किताबी ज्ञान था, फील्ड का ज्ञान नहीं। कभी कभी डर लगता था, मौत का डर लगता था, यार मर गए तो परिवार का क्या होगा। लगातार चले, व्यवस्था से चले, महापुरुषों की बताई हुई सीख पर चले, उस सीख का पालन करते हुए ईमानदारी से आज भारत के अंदर अगर आरएसएस के बाद किसी संगठन का नाम होता है तो उस संगठन का नाम भीम आर्मी भारत है। अभी लॉकडाउन की घटना बता दूं, जब पूरे देश में हमारे लोगों के लगातार फोन आ रहे थे कि भैया भूखे हैं, कैसे कर जाए, क्या करें, तो बिना सोचे समझे 4 नंबर हमने सोशल मीडिया पर भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को डाल दिए कि पूरे देश में कहीं किसी को परेशानी हो 3 नंबरों पर समझो। मैं कोई रजवाड़ा नहीं हूँ, चंद्रशेखर आजाद जी कोई रजवाड़े नहीं है, यहाँ का जो जिला अध्यक्ष है वो कोई रजवाड़ा नहीं है, ना कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, ना कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है। सिर्फ इस समाज के भरोसे वो नंबर डाल दिए, जानते थे कि हमारे भाई हमारी बात सुनते हैं। पूरे देश में मदद हुई है, पूरे देश में रोटी भिजवाई गई है, खाना भिजवाया गया है, और परेशान इतना बड़ा पड़ा इस देश की बड़ी राजनीतिक पार्टियों को सड़क पर उतर कर खाना लेकर के सड़क पर जाना था लोगों को। आरएसएस 3 घंटे का कार्यक्रम दिल्ली से ऑर्गेनाइज करता है, जब देखता है कि भीम आर्मी ने कहर मचा दिया है, जहां कार्यकर्ता थे वहां खाना गया है। 22 राज्यों में तो भीम आर्मी का संगठन मैंने खड़ा किया है, और पूरे देश के अंदर भीम आर्मी का कार्यकर्ता रखा हुआ है, पूरे देश में। पूरे देश का अगर कोई जिला नहीं जहां भीम आर्मी का कार्यकर्ता ना हो। मैं तोमर साहब को भी एक आश्वस्त करा दूं, क्योंकि एमएन तोमर साहब यहाँ के मुख्य चुनाव प्रभारी है, और मैं भीम आर्मी का इतना सा कार्यकर्ता, मैं आपको भीम आर्मी की तरफ से आश्वस्त कराता हूँ कि जब भीम आर्मी के कार्यकर्ता निकलेंगे तो बिहार से जो क्रांति की धरती है, जो बुद्ध की धरती है, अशोक की धरती है, ये वादा मैंने समाज के बलबूते कर दिया है। ये वादा उसी तरीके से किया है जिस तरीके से मैंने समाज को रोटी खिलाने का वादा किया। मुझे यकीन है इस वादे को पूरा किया जाएगा। अब अगर हम अपना इतिहास लें, भीम आर्मी का इतिहास ले लें, चंद्रशेखर आजाद जी का इतिहास ले लें, तो इतिहास को ज्यादा बड़ा नहीं है। उनके पिताजी टीचर थे प्राइमरी स्कूल में, खुद ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है, किसी प्रकार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ कुछ था तो किताबों की स्टडी करके समाज के मूवमेंट को खड़ा करना था, और कुछ नहीं। मेरा भी बैकग्राउंड ऐसा ही है, वो मेरे फादर खुद फोर्स में सिपाही थे, पुलिस में, यूपी पुलिस के अंदर। मेरी भी खुद नौकरी, मेरी भी इच्छा ये थी कि मैं जाकर के सरकारी नौकरी करूं और अपना घर परिवार अच्छे से चलाऊं। लेकिन जीवन में कुछ घटनाएं होती हैं, वो घटनाएं व्यक्ति को बदल देती, पूरा जीवन बदल दिया। दूसरे शब्दों में ये कहूं कि सब कुछ उथल पुथल कर दिया। अपने घर के, अपने परिवार के, अपनी माता जी के शब्दों में अगर मैं कहूं तो पूरा बर्बाद कर दिया। और अगर अपने शब्दों में ये कहूं कि मैं एक ऐसे मिशन पर निकल पड़ा हूं कि जहां पर अगर वो मिशन खड़ा हुआ तो इस शोषित वर्ग को शासक बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। यही समझाने से मैं आया हूं कि आपने जब मूंछों पर ताव देने की हैसियत कर दी है, मूंछों पर जानते हैं ना, राजस्थान में मार देते हैं मूंछों पर ताव देने में, गुजरात में मार देते हैं मूंछों पर ताव देने में। तो जब इन मूंछों पर ताव देने की आपने हैसियत बना ली है, देश में व्यवस्था अगर चाहे जिस ओर मोड़ना तो बहुजन समाज के लोग मोड़े। ये 5% लोग, 3% लोग जो बैठे हैं वो ना मोड़े। इस देश की अर्थव्यवस्था जो आज पूरी उन्होंने अपने अधीन कर दी है, ये बहुजन समाज के लोगों के हाथों में कैसे आई। यहाँ की जुडिशरी जो उन्होंने अपने अधीन कर दी है, ये बहुजनों के हाथ में कैसे आएगी सोचिएगा। हम 2 बात जानते हैं, कोई कलम की भाषा समझता हो तो कलम की समझे, और कोई डंडे की भाषा समझता हो तो उसको नहीं। काशीराम साहब ने सिखाया कि लड़ाई 2 तरीके की है, एक बुलेट की और एक बैलेट की। अब आप सोचिए कि पहले किस लड़ाई में मजबूत होना है,
बुलेट की लड़ाई तो बिहार में है, बिहार का इतिहास है, बुलेट की लड़ाई हर गांव में होती है। लेकिन अगर एक बार बैलेट की लड़ाई में सफल हुए, 4-5 साल से भीम आर्मी के कार्यकर्ता अपना घर फूंक करके समाज की निरंतर सेवा कर रहे हैं, एट्रोसिटी जरा से झगड़े में जा रहे हैं, पुलिस पर पिट रहे हैं। कैमूर की घटना मेरे याद है, कैमूर में हुई थी वो गांव वाली घटना जहां पर चौकी जला दी गई थी। याद है रात को 1:30 बजे गुड़िया का फोन आता उस गांव से कि भैया लाइट भगा दी गई, पुलिस हटा दी गई। 1:30 बजे फोन करता हूँ एसएसपी को, उनको पूछता हूँ साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? अगर हमारे लोगों के साथ गलत होगा तो गलत रहेगा, वहाँ जवान ड्यूटी आ जाएगा। एसएसपी कहता नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। फिर एसएसपी को 2 बात कही जाती है कि वहां पर भीम आर्मी काम करती है, अगर किसी बेटी के पल्ले पर दाग लगा तो उस दाग का हरण हम लोग क्या करेंगे, ये सब बताने की बात नहीं। इतनी बात सुनते ही दिल्ली के प्रदेश में पुलिस भेजता है, उसे जब ये कह दिया जाता है अगर पल्ले पर हाथ उठी तो कुछ भी होगा, कुछ बर्दाश्त नहीं किया। ये ताकत कहां से आई? मैं वहां से चल के यहाँ तो नहीं आ पाता, 10 किलोमीटर दूर का हम कैसे पहुंच? लेकिन हाँ एक चीज थी, यहाँ भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे। मैं जानता हूँ जब ऐसी घटना होती है उनको आदेश मिलता कि अब वहां जाना है तो अपनी जान पर खेलकर पूरे देश में आदमी हो जाते हैं, तो जब भी होता है। ये ताकत जो दी है आप लोगों ने, इस ताकत को अब शासन करने वाली जमात में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसका कारण क्या है ये भी समझना। हम पूरे बिहार में भुखमरी को लेकर 50 आंदोलन करते हैं, क्योंकि बिहार और यूपी में सबसे ज्यादा लोग भुखमरी से मरते हैं। पूरे देश की गंदगी साफ ये लोग करते हैं, पूरे देश की फैक्ट्री में ये लोग काम करते हैं। देश का ऐसा कहीं कोना नहीं जहाँ बिहार के लोग ना हो, झारखंड के लोग ना हो, उत्तर प्रदेश के लोग ना हो, मजदूरी व्यवस्था पर काम करते हैं। हम बिहार में 10 आंदोलन करते हैं भूख को लेकर, लगातार सड़कों पर चीखते चिल्लाते खूब चिल्लाते हैं, उसमें लाठीचार्ज होता है, गोली चलती है, हमारे साथी भी मर सकते हैं। और अगर एक ईमानदार व्यक्ति यहाँ की संसद में बैठ जाए, असेंबली में बैठ जाए और वहां जाकर चीखना स्टार्ट करे कि अगर अब लोग बिहार में भूख से मरेंगे तो भीम आर्मी के लोग पूरा बिहार बंद कर देंगे, ये ताकत है राजनीति। ये हमें बनानी पड़ेगी, खास तौर से आज की बहुजन राजनीति को जिस प्रकार से परिवारवाद में प्रत्येक प्रदेश में ढाल दिया गया है। किसी भी प्रदेश की बात को जो बहुजन नेता है, पारिवारिक राजनीति उन्होंने बना ली है प्रत्येक जगह। राजनीति में हमें को चाहिए, अन्य को सवाल ये है वो नेता आएंगे कहां से? एसी के कमरों में पैदा हुए लोग, एसी के कमरों में बैठे हुए लोग, एसी से सारी उपज उनकी हुई, वो नेता जमीन की लड़ाई नहीं कर सकते। ये जो मूवमेंट हम चला रहे हैं, ये गरीबों का, भूखों का, नंगों का, किसानों का मूवमेंट है। ये मूवमेंट सामंतियों का नहीं है, ये मूवमेंट किसान भूखे का मूवमेंट है, ये शोषित का है। यही भीम आर्मी में फील कराना चाहते हैं। क्या बिहार से 5000 किलोमीटर दूर उड़ीसा में कोई घटना घटे किसी गांव में, तो वहां घटना घटने वालों को ये महसूस होना चाहिए, दिल को सुकून लेना चाहिए कि मेरे साथ घटना घट गई है, बहुत जल्द करवाएंगे, मेरे साथ किया आप सब लोगों ने। लेकिन फिर बात में आ जाती है कि ये आखिर कब तक किया जाएगा। अभी मध्य प्रदेश में भीम आर्मी के कार्यकर्ता को सामने भी गोली मार दी गई है। हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आंदोलन करते करते 2 बार जेल जा चुके हैं। उसे न्याय दिलाने के चक्कर में राजनीतिक प्रेशर इतना ज्यादा है, अब तक दोषी की गिरफ्तारी नहीं कर पाए। कोई कार्रवाई नहीं। अभी 10 तारीख की घटना है, एक लड़की के साथ रेप होता है। रेप कैसा होता है? वो बच्ची अपनी
दोस्त के यहाँ जन्मदिन में जाती है, उसके भाई के 10 दोस्त 15 साल की बच्ची के साथ रेप करते हैं। उसकी मानसिक स्थिति आज इतनी खराब है, वो नहीं बता सकता। प्रशासन को कहने के बावजूद प्रशासन सिर्फ 2 लोगों को गिरफ्तार किया, उस लड़की को, उस लड़के भाई को, और वो 7 लोग जो रेप के असली हकदार हैं, जो नशे के हालत में रेप करते हैं। 300 लोग मुकदमा देते हैं, 300 लोगों को मुकदमा देते हैं और गिरफ्तार करते हैं। उप जिला के सोशल मीडिया पे 2 अधिकारी को फोन करके धमका रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा। ये किस लिए नहीं हो पा रहा है कि वो जानते हैं कि अभी भीम आर्मी के पास ऐसी राजनीतिक ताकत नहीं है जो वहां बैठ करके एसी की कुर्सियां फाड़ करके उसके सिर पे मार के जो सुन रहा है, बैठ करके जो गलत बातों को सुन रहा है और उनका निराकरण नहीं निकाला। वो कुर्सी कौन फाड़ सकता है, उस बलात्कार इस बेटी के साथ हुआ उसका दर्द कौन समझ सकता है, उस मजदूर का दर्द कौन समझ सकता है, उस दलित आदिवासी का दर्द कौन समझ सकता है, उस अखलाक का दर्द कौन समझ सकता है जिसे मात्र 100 ग्राम मीट के लिए ईंटों से उसका दर्द, वो व्यक्ति उसका दर्द समझेगा जो उस व्यवस्था में रहा, जिसने वो दर्द झेला हो। क्या जरूरत है हमें तोमर साहब हमारे साथ काम करने की? रिलेटेड 1 के अफसर रहे हैं, आराम से पेंशन मिलती है बहुत मोटी, घर रहकर आराम से रोटी खा सकते हैं, एसी के कमरे में रह सकते हैं। लेकिन दिल्ली से यहाँ तक 1000-1500 किलोमीटर का सफर गाड़ी में तय करके हमारे साथ आए हैं, पूरी रात काम किया है, फिर अगले दिन दोबारा हम लोगों की मीटिंग ली है, फिर लोगों से बात की है, लगातार जब से आए चल रहे। ये मिशन का कीड़ा जो है, ये जब चुभ जाता है ये निकल नहीं पाता। इनके अंदर भी मिशन का कीड़ा है, इन्होंने दंश झेला है वो गरीबी का, इन्होंने दंश झेला अपने बुजुर्गों की बेइज्जती का, तो छोड़ नहीं पाए। यही जब हमें करना है बिहार में, ये बात ध्यान रखनी है। वो नेता अपने क्षेत्र से निकाल कर भेजते हैं जो नेता आपका दर्द सुनते। जान लीजिए एक बात, जिस शख्स का नाम चंद्रशेखर आजाद है, शायद मुझसे ज्यादा यहाँ बैठा कोई व्यक्ति को नहीं जानता होगा। वो व्यक्ति ऐसा है कि समाज के लिए अपनी गर्दन रख आदत है उसकी, कितना बड़ा आदमी हो जाए, और चाहे आप विदेशों में लोग जानते हैं, सारी दुनिया में लोग जानते हैं, ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ से फोन आते हो। लेकिन आज भी वो आदमी बना आंदोलन में करता ही, मैं कहता हूँ भैया कोई गोली मार दे, खत्म कर देगा तुम्हें। तुम जरा सी बात पर उठते हो और सड़क पर आ जाते हो, तुम जरा सी बात पर लखनऊ चले जाते हो, तुम मुरादाबाद पहुंच जाते हो, जहाँ घटना होती है वहां पहुंचने की कोशिश करते हो, गोली मार देगा। तो जवाब एक ही रहता है कि जब तक जिंदा हूँ इन चीजों के खिलाफ आवाज उठती रहेगी। और इतने लोग पैदा कर दिए हैं जी, तो जिस दिन मर गया 1 लाख लोग होंगे उस समाज को उठाने वाले। जब ये इतना बड़ा कारवा आप लोगों ने चला दिया है, उसको संभालने की जिम्मेदारी भी आप सबको है। ना तो अखलाक होने देंगे, ना ही नजीब होने देंगे, ना ही दिल्ली के दंगे होने देंगे। दिल्ली के दंगों में 3000 आरएसएस के लोगों ने हिमांशु वाल्मीकि की टीम को घेर रखा था। 3000 आरएसएस के लोगों ने पत्थरबाजी कर दिल्ली के दंगों को शांत करने का किसी व्यक्ति ने काम किया तो वो बैठा है जब उन्होंने हाथ उठाकर ये कहा कि वाल्मीकि समाज सबसे ज्यादा दिल्ली में है, जो सफाई करते हैं, लैट्रिन के गटर में घुस के टट्टी निकालते हैं, जो मरते हैं रोज। जब हाथ उठा के उन्होंने ये कहा हमारी मुस्लिमों से कोई लड़ाई नहीं, मुस्लिम भाई है, उन्होंने कभी हमारे आरक्षण का, हमारी सामाजिक व्यवस्था का विरोध नहीं किया, तो हमें चलिए नहीं। तो दिल्ली का 90% वाल्मीकि समाज रुक गया। वाल्मीकि समाज की अगर हिस्ट्री देखें तो ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट, तलवार की पाप पीछे तेज पे चला गया। सोचिए जो आदमी इतने ब्रिलियंट हो तो काटने फाटने में ब्रिलियंट होंगे इन्होंने, लेकिन दिल्ली का मामला संभाला और आरएसएस की मीटिंग में चली ये जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं ये हमारे साथ खड़े क्यों नहीं, सरकार नहीं जमात क्योंकि भीम आर्मी का सिपाही है, बाबा साहब तक कीड़ा काट लिया है, मान्यवर काशीराम साहब का बहुजन हो गया है, तो इसने सोचा काम बहुजनों के लिए होगा। बहुत लोग गाली देते हैं
काम आप लोगों को करना पड़ेगा। क्षेत्रवाद की राजनीति से बाहर निकलना पड़ेगा, जातिवाद की राजनीति से बाहर निकलना पड़ेगा। हर बार देश को हमने बताया है, देश की आजादी में सबसे ज्यादा अगर कोई लोग मरे हैं तो नंबर 1 पर मुसलमान है, दूसरे नंबर पर दलित आते हैं। देश की आजादी में मुझ पर अगर यकीन ना हो, मेरे जाने के बाद इंटरनेट पे उंगली मारिएगा, टाटा के सामने निकल कर आ जाएगा कि कौन देश की आजादी में सबसे ज्यादा। अभी भी देश खतरे में, हम तो खतरे में है ही, हम तो पिछले 5-7 हजार साल से खतरे में है, संविधान बनने के बाद भी लगातार खतरे में है, लेकिन अभी देश में यहाँ की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है। सामाजिक व्यवस्था तो पहले से चौपट थी, यहाँ की जो बची कुची न्यायिक व्यवस्था थी वो भी बिल्कुल चौपट कर दी गई है। और अगर देश को दोबारा गुलामी की ओर जाने से बचाना है, यहाँ के सवर्णों को भी अगर बचा कर रखना है, तो हम लोगों का काम करना जरूरी हो गया है, हम लोगों का विपक्ष में बैठना जरूरी हो गया है। ऐसे लीडरों का विपक्ष में बैठना जरूरी हो गया है जो आप दहाड़ कर, जो रेलवे को बचा सके बिकने से, जो बचा सके यहाँ के एयरपोर्ट को बिकने से, उन लोगों को चीजों का लगातार प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, हमें जानकारी नहीं। अंबानी जी को कह दिया गया है कि जितना तेल की व्यवस्था वो सारी आपकी, कोयले की व्यवस्था वो सारी आपकी, मैग्नीशियम की व्यवस्था वो सारी आपकी, पेट्रोलियम की व्यवस्था वो सारी आपकी। यानी कि मेरी इनकम का देखिए, अगर साफ स्वच्छ राजनीति को जन्म देना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि अच्छे लोग लगातार निकलकर आगे की ओर चले और देश की सही स्थिति से वाकिफ कराएं, तो अपने बीच से लोगों को आपको भेजना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ उन्हीं लोगों के पीछे लगे रहेंगे जो परिवारवाद की परिपाटी पर कदम रख चुके हैं, जिनके आज पिता नेता है, कल वो नेता होंगे, परसों उनके बच्चे नेता होंगे, तो हम तो इस चीज का पुरजोर विरोध करते हैं, पूरे देश में विरोध करते आए हैं, यहाँ भी विरोध करेंगे, पूरी ताकत से विरोध करेंगे, क्योंकि हम लड़ने वाले लोग हैं, हारने वाले लोग हैं। अब एक छोटा सा ये कि आजाद समाज पार्टी को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? हुए अपने नेताओं को लगातार टीम पड़े लड़कों की हो, लेकिन इस टीम ने देश में इतिहास लिख दिया है, और वो इतिहास लिख दिया है कि अब से 50 साल बाद उस इतिहास को दोहराया जाएगा, उस इतिहास को पढ़ाया जाएगा, सुनेंगे लोग। और जैसे बिहार की परंपरा है गा बजाकर अपने इतिहास को याद रखने की, उस इतिहास को एक दिन गा बजाकर बिहार में याद रखेंगे। आप सिर्फ जहां जहां जो लोगों के कंधे मजबूत करने का काम कीजिए, बिहार से नींव रख दीजिए। किस चीज की नींव रख दीजिए? इस देश को एक अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री देने की नींव रख दीजिए। इस देश में लोकतांत्रिक अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री देने की नींव रख दीजिए। इस देश में संवैधानिक व्यवस्था पूर्णता को जो व्यक्ति करा दे, उस व्यक्ति को बनाने की नींव रख दीजिए। अब से 4-5 महीने बाद जो चुनाव है, हम नहीं पता क्या होगा रिजल्ट, क्योंकि हमें खुद ये जानकारी हमारे कार्यकर्ता कहा है, लेकिन इतना तय है, जितने भी लोग मिलने आए हैं जो पॉलिटिकल अच्छे सर्वे किए हुए हैं, उन्होंने मुझे अगर ये जरूर कहा कि अध्यक्ष जी कुछ पता तो है नहीं, लेकिन ऐसा कोई गांव नहीं मिलता जहाँ बीमार उनका कार्यकर्ता नीला गमछा पहने हुए गले में। बड़ी ताकत है, बड़ी उपलब्धि है। अब आप लोग बिहार के लोग इस उपलब्धि को कैसे मेहनत करेंगे, वो आप लोग करेंगे। मैं तो आया यहाँ कब 5-7-10 दिन के लिए, कुमार साहब आए 10 दिन के लिए, भाई चंद्रशेखर आजाद आ गए 5 दिन के लिए, लेकिन यहाँ सम्राट जैसे भाई, राम अम्बेडकर जैसे भाई, मनोज भारती जैसे भाई, चंदन पासवान जैसे भाई और बहुत सारे भाई जो लगातार निरंतर यहाँ काम कर रहे हैं, उनको इतना मजबूत कर दीजिए कि जब किसी गरीब गुरबे की बात आए ना, तो आप एक फोन नहीं करना पड़े, बस आपको एक फोन करके कह दे कि यहाँ ऐसा हो रहा है, अधिकार नहीं मिल रहा। और ये हुआ है बहुत सारी जगह। महाराष्ट्र में स्थिति ये है
कि अगर आपका जिलाध्यक्ष फोन करता है ना अधिकारी को, तो उसे सुननी पड़ती है बात। सरकार वहाँ बीजेपी की भी रही है, उसने बात सुनी है और साहब की अगर बात की है आपके जिलाध्यक्ष, ये डर बना कर रखिए, ये खौफ बना कर रखिए। अब देश की व्यवस्था को जोड़ते हैं, एक जगह से जोड़ देते हैं, यूपी हरियाणा से जोड़ देते हैं, केरल कर्नाटक महाराष्ट्र से जोड़ देते हैं और पूरे देश पे राज करने की आपकी बात हमने अपने दिमाग में लिया है कि अब हमें इस देश का शासक जल्द ही बनना है। ये काम किया जाएगा। हम जितना अपना 100% दे सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी मुश्किल से 3 या 4 घंटे सोते हैं, तो हम तो 24 घंटे किसी को समय में फोन कर सकते हैं, 3 या 4 घंटे सोते हैं। कोई काम है सरकार की पॉलिसी में ध्यान रखना और प्रत्येक जगह लगातार इलेक्ट्रिसिटी की जगह बात करते रहना कि कहाँ क्या होना पूरे देश में। हमारा भी यही काम है कि लगातार संगठन को धार देना और संगठन लगातार खड़े रखे पूरी ताकत। अब आप इतने सारे लोग जुड़े हैं तो थोड़ा काम सर हम लोगों को कम हो जाएगा। ये आप ही में से बहुत सारे काशीराम साहब निकलेंगे, बहुत सारे बाबा साहब निकलेंगे, बहुत सारे चंद्रशेखर आजाद निकलेंगे, आप लोग। और ये वादा है एक बिहार के अपने परिवार से, जब तक इस खून में दम रहेगा किसी भी मामले में बुलाओगे आया जाएगा, और अगर खून भी देना पड़ा तो सब पीछे। हमने एक बार, एक मेरा क्वेश्चन भी है, मैं हाथ खड़े करके ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ कितने लोग हैं जो एएसपी को मजबूत करने का काम करें। मान लिए आप तो खैर की प्रभारी हैं, के अंदर देख लीजिएगा, शिवांग की जमी से आपको एक ताकत मैं दे रहा हूं। इस ताकत को किस तरीके से मॉडिफाई करना वो आप देख लीजिए, क्योंकि मैं एक बात बार बार कहता हूं, ये यूथ कच्चे घड़े की तरह है और आप एक परिपक्व कुमार है। इस घड़े को कैसे आपको तराशना है वो जिम्मेदारी आप सीनियर लोगों की है। हमारा जो काम है बिहार को भी लेंगे, 22 में यूपी भी लेंगे और हो सकता है तो 24 में दिल्ली की गद्दी की हिस्सेदारी। एक उड़ीसा की घटना याद आई। उड़ीसा में एक बांध है साहब, नाम बोलते हैं सर, भाखड़ा या हीरापुर बांध है, बाबा साहब की पूरी छोरी पर वो बना हुआ है। जब उड़ीसा गया तो श्रम की बात सामने आई कि वहां पर माननीय महात्मा गांधी जी का स्टेचू है, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का स्टेचू है, और जिसने वो व्यवस्था दी उसका स्टेचू नहीं है, जिसने वो बनाया उसका स्टेचू नहीं है, जिसने उसका स्ट्रक्चर तैयार किया उसका स्टेचू नहीं है। महसूस हुआ जाति का जहर आज भी उस व्यक्ति के लिए बिकना है जिसे विश्व के महानतम व्यक्तियों की श्रेणी में रखा है। छत्तीसगढ़ गया, जहां माननीय काशीराम साहब ने पहली सभा की थी। जाति है सतनामी, गुरु घासीदास जी को मानते हैं, मजबूत है। जब काशीराम साहब ने पहली सभा की थी, वहां जो जमीन बाबा काशीराम साहब ने रखा जाना था वो स्टैचू आज तक काशीराम साहब ने नहीं रखा। पता किया भाई क्यों नहीं रखा गया? इतने मजबूत लोग हैं कि हर बार सरकार उसमें अड़ंगा लगा देती है। ये जाति का दंश है। देश की राजनीति को बदलने वाले माननीय काशीराम साहब, जो राजनीति पूंजीपतियों के हाथों में चली गई थी, उस राजनीति को जमीन पर बटाने वाले काशीराम साहब, एक जूता सिलने वाले के बच्चे को, एक सब्जी बेचने वाले के बच्चे को एमपी एमएलए बनाने वाले काशीराम साहब, देश की राजनीति के बड़े बड़े नेताओं, धुरंधर नेताओं के मुंह पर तमाचा मारने वाले काशीराम साहब, ऐसे ब्रिलियंट नेता का स्टैचू लगाने का देखिए कितना बड़ा डर है, कितना बड़ा डर है।
काशीराम साहब का जो कैडर सन 2008 के बाद 7-8 के बाद स्लो हुआ है, पामसेप का कैडर स्लो हुआ है, उस कैडर को वापस किया जा रहा है। वो गांव-गांव तक भिजवाया जाएगा, अब बताया जाएगा कि हम इस देश पर राज कैसे करना है। और ये तय है जिस दिन इस देश का राज एक बार आप लोगों के हाथ में आया, तो पहले भी उन्हें कई सौ साल लगे थे उस राज को छीनने में, इस बार हजारों साल की व्यवस्था कर देंगे, ऐसा राज कर देंगे कि हजारों साल तो छीन होगा। बिहार से बहुत उम्मीदें हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कल फोन करके कहा था कि जहाँ भी आप मीटिंग में जाएं मुझसे सुनिएगा, हमारे लिए कह दीजिएगा साथियों को, और व्यस्तता के कारण नहीं भी आ रहा है, तो भाई का जयंती लिस्ट और छोटा सा अफसोस हमें कर दीजिए कि हम जब तक यहाँ हैं तब तक तो है बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे जाने के बाद आपकी बातें क्षेत्रों में प्रचार की तरह प्रत्येक व्यक्ति करेगा। जितने लोगों ने प्रचार कर दिया सही से ASP का भीम आर्मी का नाम लेकर, तो इतने लोगों का प्रचार ही होना प्रचार करेगा।